नमस्कार और आप सबको आज़ादी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं नगमा, मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि कुलपति और हमारे साथ यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो बहुत ख़ास हैं। पूरे देश को इन पर गौरव है। हम सब इनको देखकर गर्व महसूस करते हैं जब ये अपने अपने क्षेत्र में भारत का नाम ऊंचा करते हैं। तो सबसे पहले मैं मिलवा दूं यहाँ पर मौजूद लोगों से। हमारे साथ मौजूद हैं दीपा मलिक जो कि पद्मश्री हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए दीपा, आप यहाँ पर आई। हमारे साथ नारायण ठाकुर हैं जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं, एशियन गेम्स में भी, पैरा ओलंपियन हैं। हमारे साथ में इस वक्त शरद कमल हैं। शरद कमल अभी अभी ओलंपिक्स से लौट कर आए हैं और जब आप सबने ओलंपिक्स में भारत की कॉन्टिंजेंट को देखा तो वो यही थे, शरद कमल, जो भारत का तिरंगा लेकर आगे आगे कॉन्टिंजेंट को लीड कर रहे थे। बिल्कुल हिचकिए मत तालियां बजाने में। तो ये है शरद, बहुत धन्यवाद आपका। मुझे पता है कि आपको आगे और बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करने के लिए भी जाना है। राजा बाबू शर्मा हमारे साथ हैं जो कि दिव्यांग क्रिकेटर हैं और इनके बारे में ये है कि हाईएस्ट एवर स्कोर इन्होंने बनाया है दिव्यांग क्रिकेट में और फास्टेस्ट सेंचुरी भी शायद, और धोनी के नाम से जाने जाते हैं, है ना। और डोरिस फ्रांसिस है। डोरिस जो है वो उन्हें ट्रैफिक क्वीन कहा जाता है क्योंकि लगातार इन्होंने एक्टिविज्म की है इस क्षेत्र में कि किस तरह हम सड़कों को सुरक्षित बनाएं। अमित खन्ना हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका अमित। रिकॉर्ड होल्डर है, फास्टेस्ट इंडियन का रिकॉर्ड है इनके नाम पर और भारत को बहुत मौकों पर इन्होंने गौरवान्वित किया है। और हमारे साथ में प्रियांश हैं जो इंटरनेशनल आर्चरी में हैं। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से निकल कर वहाँ तक वो पहुँचे, तो बड़ी दिलचस्प कहानी है निधि इनकी भी। वाकई नमस्कार आप सभी को। जिन्हें नाज है हिंद पर वो यही है। वाकई में नगमा ने आप सबसे मुलाकात करवाई है जो हमारे यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं और जो हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जो उसमें जोश है, उन लोगों को हम याद करते हैं जो हमारे देश को गौरवान्वित करते हैं। और यहाँ पर जो आज ख़ास हमारे जो मेहमान हैं, किस तरह से प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे पूरे देशवासियों के लिए, आइए उनसे हम बात करते हैं। तो अगर मैं शुरुआत करूँ दीपा से, क्योंकि दीपा आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो खेलों के क्षेत्र से बहुत ऊपर उठ चुकी हैं, क्योंकि आपने तमाम खिलाड़ियों को, चाहे पैरा एथलीट्स हों चाहे नॉर्मल हमारे खिलाड़ियों, उन सबका हौसला अफजाई आपने की है और आप एक ऐसी हैं जो प्रेरणा की स्रोत हम सबके लिए रही हैं। बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। लेकिन आज वो एक ऐसा दिन है जो आप सबके परिश्रम से हम सीखना चाहते हैं। आप लोग प्रेरणा के स्रोत हैं, आप सभी के सभी। तो अगर आज आप कहें हमारे युवाओं को, क्या संदेश देना चाहेंगी कि किस तरह से बड़ा परिश्रम जाता है तभी हम अपने देश को गौरवान्वित कर सकते हैं? सर्वप्रथम मैं एनडीटीवी का धन्यवाद देती हूँ कि इतने अहम दिन हमें बुला के आप सम्मानित कर रहे हैं। और आज पैनल पे मैं देख रही हूँ कि हमारे पैरा खिलाड़ी ज़्यादा हैं। शरद जी इज़ डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग द होल कंटिंजेंट जो अभी अभी लौटा है। ये अपने आप में ये दिखा रहा है कि आज हमारा भारत संयुक्त भारत है। हमारा विकसित भारत की ओर जो हम जा रहे हैं ये एक इंक्लूसिव भारत है। तो मेरा मैसेज अपने यूथ से यही रहेगा आज देश का कि ये वो दिन है जिस दिन हम अपने पूर्वजों की कुर्बानी को याद करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं हमें एक आज़ाद भारत देने के लिए। क्योंकि एक आज़ाद नागरिक होकर हमें अपने हक के साथ अपने कर्तव्यों का भी स्मरण रखना है और फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी कार्य क्षेत्र में हो, एक नेशन प्रोग्रेस तभी करेगा जब उसका 65% यूथ हेल्दी रहेगा, सक्षम रहेगा, वो अपने आप में आत्मनिर्भर बनेगा और देश के निर्माण में अपना योगदान भी वो जो वर्ग है यूथ का वो देगा। तो हमारी ज़िंदगी से अगर कोई प्रेरणा मिलती है तो मैं तो 1/3 हिस्सा मेरा काम करता है, 2/3 लकवाग्रस्त है, लेकिन उसके ऊपर उठकर भी मैंने अपने देश को कुछ पल दिए हैं कि तिरंगा ऊपर जाए। तो अगर एक महिला 40 वर्ष में अपना स्पोर्ट्स करियर शुरू करती है और देश प्रेम की भावना से खेलों को खेलती है तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी कभी अपने मन में ना हारे और जीत में हमेशा देश प्रेम की भावना रखे। शरद, अभी जैसे दीपा ने बताया कि क्या एहसास होता है जब आप तिरंगे को ऊपर करने की कोशिश करते हो और इतना परिश्रम करते हैं आप उसके लिए। आप अभी अभी लौटे हैं और आपकी यादें ताज़ा हैं कि जब आप कॉन्टिंजेंट को, भारतीय कॉन्टिंजेंट को लीड कर रहे थे तिरंगा लेकर, उस वक्त वो एहसास कैसा रहता है जब तिरंगा आपके हाथ में होता है और आप लीड कर रहे हैं?
एक्चुअली काफ़ी गर्व की बात रही है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक पूरा टेबल टेनिस के दुनिया के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड कि कोई टेबल टेनिस का प्लेयर फ्लैग बैरर बन रहा अपने देश के लिए। तो शुरू में थोड़ा यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे मिला है पांचवें ओलंपिक गेम्स। एक्चुअली क्वालिफिकेशन के लिए काफ़ी कोशिश किए थे, पहली बार हम इस बार टीम में क्वालिफाई किए थे और सिंगल्स में भी मैं क्वालिफाई किया, तो उसमें ज़्यादा ध्यान था। और जब ये न्यूज़ आई फिर मैं सोच रहा था कि शायद ये प्रैंक है, जब शुरू में पता पड़ा, धीरे-धीरे विश्वास। हाँ, बट एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद ही वो डाइजेस्ट हुआ कि ये कितनी बड़ी बात है और सब कितने गर्व से देख रहे हैं, नॉट जस्ट माई सेल्फ, मेरा फैमिली मेम्बर्स, मेरे जो साथ में हैं। सो इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी और काफ़ी एक्साइटेड था और एंग्जाइटी भी थी, दोनों ही साथ में थे। किस बात की ऐसे anxiety थी? एंग्जाइटी, यार फ्लैग पकड़ने वाला हूँ, लीडिंग द होल टीम, ऑलमोस्ट लाइक द कैप्टन ऑफ द टीम ऑफ द इंडियन कंटिजेंट। वो काफ़ी जैसे क्लोज आ गए थे, प्रिपरेशन हो गई थी, हमारा ओलंपिक की तैयारी हो रही थी एंड वी वर गेटिंग इनटू द विलेज। उस टाइम पे आई वाज वेटिंग फॉर 26 जुलाई कि दैट मोमेंट एक्चुअली कम। ये भरोसा आप पे दिया गया, वाकई आपने कमाया है और आपने हम सबको गौरवान्वित किया, लेकिन इसके पीछे बहुत आपकी मेहनत गई होगी, आपने बहुत मेहनत की होगी, तभी आप इस पटल पर यहाँ पर पहुँचे हैं। और जिस तरह से हमारे पैरा एथलीट्स इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, वाकई आप लोग सभी साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन थोड़ा परिश्रम के बारे में बताइए, क्योंकि जो युवा वर्ग है वो भी समझे कि यहाँ पर पहुँचना आसान नहीं होता। हाँ जी, जैसे आप सही बता रहे थे कि बहुत बार जब हम खेल के जीत के आते हैं, वही दैट इज़ व्हाट इज़ शोन, दैट इज़ व्हाट इज़ प्रमोटेड। बट उस जीत के पीछे क्या क्या चलता है, कितनी बार हम हारते हैं, कितनी बार हम गिर के उठते हैं और कितना सैक्रिफाइसेस होती है, कितना ट्रेनिंग करते हैं, नॉट जस्ट हमारे तरफ से बट पूरा टीम करती है। मतलब हमारे साथ साथ में हमारे पेरेंट्स करते हैं, हमारे फैमिली करती है। ऑल द सैक्रिफाइसेस आर पुट थ्रू सो दैट वन पर्सन इज एबल टू शाइन एट द हाईएस्ट रेट। नारायण, जो डिफ़िकल्टी की बात और कहानी की बात और स्ट्रगल्स की बात हम कर रहे हैं कि कितनी मेहनत करते हैं जब आप उस मुकाम पे पहुंचते हैं जहां आपको अवार्ड्स मिलते हैं, फिर दुनिया देखती है, तालियां बजती हैं, बस उस तालियों के पीछे कड़ा परिश्रम, और आप कहां से निकल कर आए और यहां तक पहुंचे, साझा करिएगा हमारे साथ। मैडम, जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था तो बच्चों को देखता कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते थे। 2008 की बात है, जब बीजिंग ओलंपिक चल रहा था। हाँ। तो मैं देखता था मैगजीन में ना बच्चे उसेन बोल्ट की फ़ोटो काट के और अपने किताबों पे, कॉपियों पे लगाते थे। तो मैंने बोलता था यार ये ऐसा क्या चीज़ करते हैं जो मतलब दुनिया इनके पीछे पागल है, इतना क्रेज़ है उनके लिए। तो मैं बच्चों को बोलता था यार मैं भी ना कुछ ऐसा करूँगा कि हो सकता है कि मैं कल या आने वाले टाइम में मैं भी अब न्यूज़पेपर में मतलब आऊँ और आप सब देखो। तब बच्चे सब मजाक उड़ाते थे इस चीज़ का कि नहीं यार इतना पॉसिबल नहीं होता, एक नॉर्मल एथलीट के लिए, मतलब प्लेयरों के लिए इतना नॉर्मल नहीं है कि आप इतनी जल्दी इतना ऊपर पहुंच सके। तो मैं यही सब देख के मैं अपना मतलब स्पोर्ट्स में ज्वाइन किया। तो जब आप काफी क्रिकेटर बनना चाहते थे। यस। मैंने देखा आपने बहुत परिश्रम किया, मैं पढ़ रही थी आपके बारे में। तो मैडम मैं तरह तरह की नौकरियां की। यस मैं क्रिकेटर बनने जा रहा था। तो मेरे को किसी ने, कोच ने मेरे को बताया कि आपको 6,000 रुपये मंथली आपको उस समय देने पड़ेंगे, जिसमें आपका पूरा एकोमोडेशन और मंथली जितना भी चार्जेस है वो। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे को पैसे अगर मिलेंगे तो मैं, हो सकता है कि आगे मैं देश के लिए जो मैं सोचा हूँ वो खेलूँ करूँ। तो अब मैं फैमिली से अपने बात किया तो फैमिली ने मना कर दिया कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर मैंने बोला देखो काम कभी किसी का छोटा नहीं होता, धंधा किसी का कोई, मतलब हम किसी चीज़ में शर्म करें तो हमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने होटल में भी काम किया, ये सब करके फिर जब मैंने पैसे जुटा के वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला कि इससे काम नहीं चलेगा और पैसे लाने पड़ेंगे। फिर 1-2 जगह मैं नेशनल खेलने गया तो वहाँ पे किसी ने सजेस्ट किया कि तुम बहुत अच्छा मतलब स्प्रिंट करते हो, आप एथलेटिक में जाओ। तो वहाँ जब मैं गया तो मुझे खन्ना सर मिले जो मेरे कोच हैं और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो इन्होंने मुझे मतलब देखा और मेरे को जितना भी मेरे अंदर कमियाँ थी उन्होंने दूर की और बोला कि नारायण अगर तू ऐसी मेहनत करता रहेगा तो हो सकता है जो तूने सपना देखा कि तेरा भी न्यूज़ में छपे, मैगजीन में आए या तेरे बारे में लोग पढ़े कि हाँ यार ये है। तो इन्होंने मेरे को ट्रेंड किया और वो सपना पूरा हुआ आपका। जब आप अभी तो कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति से भी मिलकर आए, आपको पुरस्कार भी मिला, तो मैं मतलब काफ़ी खुश था। मैं सोच रहा था कि अब हो सकता है कि मेरा वो सपना पूरा हो।
उससे पहले जब मैं मतलब स्टेडियम जाता था तो मेरे घर से 5-7 किलोमीटर दूर पे स्टेडियम था, तो मैं साइकिल से जाया करता था। तो अपने साथ एक दोस्त को ले जाता था, वो कह रहा था कि यार तू इतना थकता क्यों, इतना परेशान क्यों रहता है, इतना स्ट्रगल क्यों करता है। मैंने बोला हो सकता है कि मेरी स्टोरी देख के कोई और इंस्पायर हो इन चीज़ों से। जी। और यही हुआ कि 2018 का मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था, और मैंने जब देश के लिए गोल्ड मेडल जीता और मेरा नेशनल एंथम बजा, तो मतलब मैं सोच रहा था कि मेरा सपना पूरा हो गया, और ऐसे ही मतलब आगे अपने देश के लिए खेलूँ। तो तभी हम कह रहे हैं ना इस शो को कि जिन्हें हिंद को जिन पर नाज है वो यही है, ये तमाम लोग पूरे बिल्कुल हिंदुस्तान इनके कोच पर आ जाते हैं नगमा, हाँ, इनके कोच पर, क्योंकि अमित आप भी एक समय बेस्ट एथलीट रहे हैं, और आप जिस तरह से नारायण ने बताया आपने इनको तैयार किया, बहुत जिम्मेवारी का भी काम है, और जिस तरह से हमारे स्पोर्ट्स अब इतने मजबूत हुए, क्या आपने ट्रांजिशन देखा इस फील्ड में? देखिए, जब हम 1990 के दशक में स्पोर्ट्स किया करते थे तो बड़ा फेमस कोट था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो बड़ी ग्रेट डिफ़िकल्टी से पेरेंट्स की सपोर्ट थी, फादर की सपोर्ट थी जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया। हालांकि साइंस स्टूडेंट था, साइंस ले ली, फोर्स कर दी गई थी, पीयर प्रेशर रहता, तो बट मेरे फादर की मेरे को हमेशा से सपोर्ट थी कि आप स्पोर्ट्स करो, कुछ भी काम करो लेकिन करो पूरे दिल से, और इंडिया में एटलीस्ट बेस्ट बनो। तो यही एक टारगेट था कि एटलीस्ट अगर आप भाग रहे हो तो कम से कम इंडिया में नंबर 1 तो हो। द फास्टेस्ट एवर इंडियन आई बिकेम इन 1997। और उस दौरान जो मैंने अपनी स्ट्रगल देखी, उस टाइम की और आज की स्पोर्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फैसिलिटीज़ इतनी बदल गई हैं। पहले हम अगर इंटरनेशनल टूर्स पे जाते थे तो एक कोच और एक डॉक्टर होता था, आजकल हर डिसिप्लिन के साथ एक डॉक्टर जा रहा है। फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, स्टिल काफ़ी कुछ होना बाकी है। और जो आजकल के बच्चे जो भी मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहूँगा, आई एम ट्रेनिंग ए लॉट ऑफ यंग किड्स ऑल्सो, कि अगर आप स्पोर्ट्स करते हो, आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है, तो आज की डेट में अगर आप स्पोर्ट्स करोगे तो आप डेफिनेटली नवाब बनोगे। चाहे वो कॉलेज एडमिशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो जॉब्स हो। नारायण ठाकुर इनकम टैक्स में ऑफिसर लग गया, मेरे को स्पोर्ट्स कोटा पे कस्टम एंड जीएसटी में जॉब मिल गई थी। तो मल्टीपल वेज हैव बीन स्टार्टेड और अमेजिंग स्कीम्स बना दी गई हैं स्पोर्ट्स को। तो आई एम थिंकिंग कि आज के डेट में अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी स्पोर्ट्स करने की सोच रहा है तो उसको कृपया करके मोटिवेट करें, और स्कूल्स थोड़ा सा सपोर्ट करें उनको, ताकि थोड़ा सा अटेंडेंस की लिबर्टी मिल जाए। बच्चे अगर स्पोर्ट्स का टैलेंट है तो उसको बढ़ाएं और भारत देश का नाम रोशन करें, क्योंकि तिरंगा जब फहराते हो आप वर्ल्ड में तो उससे बढ़िया प्राउड फीलिंग कुछ नहीं होती। आपके रोंगटे जब आप तिरंगा पकड़ते हैं तो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी का मेन मकसद सॉल्व कर दिया। तो मेरे हिसाब से हर बच्चे को ये टैलेंट निकालना चाहिए और देश के लिए प्राउड फीलिंंग लेके आनी चाहिए। कहा कि जब वो तिरंगा हाथ में आता है और आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तब एहसास होता है कि उस तिरंगे की अहमियत क्या है। तो वो उस लम्हे को आप वापस जीना चाहेंगे जब आपने ये तिरंगा पकड़ा, जब आपने इतने रिकॉर्ड्स बनाए? डेफिनेटली वो फीलिंग मैंने फिर से ली जब नारायण ठाकुर ने एशियन गेम्स में गोल्ड लिया, श्रेयांश त्रिवेदी ने ब्रॉन्ज लिया। तो जब तिरंगा लेके उन्होंने विक्ट्री लैप लिया तो मुझे लगा कि मेरी मेहनत एज ए कोच ऑल्सो सफल हुई है। अब मेरा बेटा खुद दिल्ली का फास्टेस्ट है, तो अब 2036 का ओलंपिक्स आज से अगर हम सोचना शुरू करेंगे तब जाके 2036 में हम लोग ओलंपियंस निकाल पाएंगे। तो ये है कैच देम यंग, सेट देयर हैंडराइटिंग एट द यंगर एज। मैं तो ये कहूँगा कि आज के बच्चे कल के मेडलिस्ट बनेंगे, लेकिन आज के बच्चों का टैलेंट निकालिए और उनको आगे बढ़ाइए। ये बहुत सही वक्त है स्पोर्ट्स के लिए। दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट टाइम। इन स्पोर्ट्स में अभी इतना ज़्यादा कोशिश की जा रही है। हालांकि ओलंपिक्स में थोड़ी मायूसी हुई और हम वो मेडल्स नहीं ला पाए, लेकिन जैसा आप कहने की तैयारी अगर अभी से करेंगे और वो जज्बा रहेगा तो शायद आगे मेडल्स ज़्यादा आएंगे। देखिए, लेवल ऑफ मोटिवेशन कितना हाई हो सकता है अगर आपके प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट आपको फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। शरद अभी लेट हो जाएंगे, अभी सीधा प्रेसिडेंट हाउस जा रहे हैं, प्रेसिडेंट मिल रही हैं उनसे। तो ये जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है, जब हेड ऑफ द कंट्री आपको चाय पे बुलाते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो ये बच्चे सारी चीज़ें देखते हैं एंड दे फील मोटिवेटेड कि यार हम भी अगर स्पोर्ट्स करेंगे, हम भी अगर तिरंगा फहराएंगे तो हमसे भी पीएम साहब मिलेंगे, हमसे भी प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट मैम मिलेंगे। ये तो इसका नतीजा हुआ। पर शरद, ये जो पूरी जर्नी है उसमें आपको क्या मोटिवेट करता रहा यहाँ तक पहुँचने के लिए? अब तो ये आप इतना नाम आपका हो गया तो आपसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, बट क्या मोटिवेट करता है पूरे समय टू कीप गोइंग?
एक्चुअली जब मैं एक्चुअली 4 साल से खेल रहा हूँ टेबल टेनिस। 4 साल की उम्र से? 4 साल की उम्र वाह। से। तो मेरे क्लब में नेशनल चैंपियंस रहे हैं। मेरे क्लब में ओलंपियन एक वन ऑफ द प्लेयर्स प्लेड फॉर इंडिया द ओलंपिक गेम्स इन 1996। तो मेरे कोचेस के हमेशा यही कहना था कि इंडिया का फ्लैग इंटरनेशनली उड़ना है। वी हैव टू मेक अ मार्क इन इंटरनेशनल लेवल और वहाँ पे मेडल्स जीतना है। तो वो जब मैं मेरे बचपन में दैट सीड वाज सोड इनटू माय सबकॉन्शियस माइंड कि इंडिया के लिए जीतना है। तो जब मैं नेशनल चैंपियन बना, मैं वहीं पे रुका नहीं। आई फेल्ट लाइक ओके, नेशनल चैंपियन बन गया, यहाँ से मैं कैसे जाऊँ। मतलब 2003 में पहली बार मैं नेशनल चैंपियन बना और 2004 में आई बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल एंड आई रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द एथेंस ओलंपिक जो गेम्स। फोकस था वही था। अब राजा बाबू शर्मा जी, आपके पास अगर आपको धोनी कहा जा रहा है और आप फास्टेस्ट सेंचुरी आपने बनाई, ज़रा ये बताइए कि परिश्रम कोई भी सीमा को लांघ सकता है, चाहे शारीरिक हमारी कुछ भी परेशानियां हो। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे हमारे नौजवानों को? मैम कहना क्या चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि कोई भी काम आप कर सकते हैं, कोई भी कठिन काम नहीं है, चाहे आपकी शारीरिक क्षमता अच्छी हो या नहीं हो। क्योंकि मैम 1997 में जब पैर कटा था ट्रेन हादसे में, तो लोग जब हॉस्पिटल में और घर में देखने आते तो ये कहते थे कितना अच्छा बेटा है और ज़िंदगी ख़राब हो गई है। तो मेरी मम्मी एक वर्ड्स बोलती थी कि ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी, आप चले जाइए यहाँ से। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद मैम 2-3 साल लगे मुझे पैर सही होने में। सही होने के बाद जब स्कूल गया तो स्कूल की कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि फिर पढ़ने ही नहीं गया, स्कूल नहीं गया। 2005 से न्यूज़पेपर बेचा और न्यूज़पेपर बेचते बेचते बस एक ही थी चाह कि ऐसा पल आए कि अपनी न्यूज़ में स्वयं बेचूं। क्या बात है। तो लोकल के जितने भी हमारे दोस्त यार थे, सब हमारे इधर क्रिकेट का ज़्यादा क्रेज़ था कानपुर में। तो मैं 2007 का वो दिन आया और ख़ास करके मेरे बर्थडे का दिन था 12 फरवरी। मैं न्यूज़पेपर बेच रहा था और हाथ में मेरी न्यूज़ थी और मैं चल के बेच रहा था। जो भी न्यूज़ पढ़ रहा था, जब रिटर्न उनके पास आता तो देखते थे भाई ये आप हो। मन का जी सर। तो पढ़ाई क्यों नहीं पूरी कर पाए थे आप? क्या बताइए, क्योंकि जो हमारे कारण क्या था मैम कि जब मैं स्कूल के अंदर मेरे साथ के जितने भी बच्चे थे वो मुझे चिढ़ाते थे। शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो जब उनकी शिकायत मैं उनके मतलब अपने टीचर से करता था तो टीचर्स उन्हें डांटते थे, मारते थे। फिर वो नहीं उनको जी। लेकिन उन इसके बच्चों को बावजूद आपके लिए मुश्किल है। बाहर जब वो मिलते थे ना तो वो हमें तो यही सीख, यही बदलाव और ये सीख हमें समझनी है कि जो हमारे ऐसे सहयोगी साथी स्कूल कॉलेज में हैं, देखिए आज वो यहाँ इस मंच पे बैठे हैं और हमारे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। और शायद नगमा हमें यही एक संदेश भी देना है इस माध्यम से कि आपको अपने सहपाठियों को साथ लेके आगे बढ़ना है। तो आप भी अपना मुकम्मल जहाँ पाएंगे जो आपको चाहिए और जो आपके साथी हैं वो भी देश को गौरवान्वित करें। जी। तो आपने बहुत छोटी उम्र से ही आपने उसके बाद ही क्रिकेट खेलना शुरू किया? फिर वो क्या था कि केवल मेरे पास 2 ही मोटो थे कि एक तो क्रिकेट खेलना है हाँ। और दूसरा न्यूज़पेपर बेचना है। न्यूज़पेपर इसलिए बेचता था क्योंकि लोग ये कहते थे कि घर में बेकार बैठा है। तो कुछ लोगों ने जो वर्ड्स बोले थे कि अब ये बोझ बन गया है, तो ये सोचता था कि मैं बोझ ना बनूं किसी के ऊपर। जी जी। फिर धीरे धीरे करके क्रिकेट में जब नॉर्मल्स के साथ खेलने लगा तो क्रिकेट में नॉर्मल के दौर में तो मुझे एक नाम मिला था प्राणनाथ। अच्छा। मैं बॉलर्स के प्राण निकाल लेता था ऐसा बोलते थे। और उसके बाद मैम जब मैं दिव्यांग क्रिकेट में आया तो लोगों ने धोनी बोला, किसी ने गेल बोला। अरे वाह। और कई सारे नाम मिले। और इस सब पूरे क्रिकेट में अगर बात की जाए कि व्हील चेयर क्रिकेट में आज भी एक आस है मैम कि मैं इंडिया को तो रिप्रेजेंट कर लिया हूँ, पर एक वो पैरा ओलंपिक का जो सपना है ना मैम, कहीं ना कहीं वो अभी भी दिल में पल रहा है कि मैं भी पैरा ओलंपिक्स में हमारी व्हीलचेयर टीम जाए क्रिकेट की। मैम ने हमारा मैच देखा लास्ट टाइम जो हमारा इंडिया श्रीलंका का जो सीरीज थी, मैम हमारे मैच में आई थी आखिरी मैच में। तो एक से एक बढ़िया सा क्रिकेटर्स है अभी हमारे साथ के टीम का है।
सोम भैया, स्पाइनल इंजरी, मेरे रोल मॉडल हैं वो। मैंने जब उन्हें खेलते हुए देखा कि बंदे के अंदर इतनी प्रतिभा है कि शायद मैं उनके आगे कुछ नहीं हूँ। प्रियांश, आप अभी बहुत यंग हैं, आप आर्चरी में हैं और काफ़ी कमाल कर रहे हैं, और अब यहाँ पर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आप सीखते थे, वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई। आप अपने उम्र के बच्चों से, अपने से छोटों से क्या कहना चाहेंगे? आजकल के बच्चे ये भी है कि जो स्पोर्ट्स में चले गए वो चले गए, लेकिन वो फ़ोन है और तमाम आराम है, उसको छोड़ के कहाँ मेहनत करने निकल रहे हैं? मैम ऑनेस्टली स्पीकिंग, सबकी बातें सुन के तो लग रहा है आई गॉट इट वेरी इजी। बिल्कुल ही स्ट्रगल तो मतलब ऐसा स्ट्रगल तो नहीं हुआ है मेरे साथ, क्योंकि 18 इयर्स की एज में मैंने आर्चरी स्टार्ट करी थी और आज अभी 21 का ही हूँ और जूनियर सीनियर सारी कैटेगरीज में खेल रहा हूँ। तो मतलब वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप भी जीती है और सीनियर्स के साथ भी लगातार वर्ल्ड कप टूर पे जा ही रहा हूँ। लेकिन जो अभी का सिनेरियो है, इन सब लोगों से मिलके ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मैं उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ इस टाइम। और बाकी मैम मैं खुद बहुत छोटा हूँ, तो मेरे को नहीं पता मैं छोटों को और क्या बोल सकता हूँ। मैं तो बेसिकली मैं वही करता हूँ जो मेरे को लगता है कि सही है। हमारे साथ ये तमाम लोग जो हैं डोरिस, वो खेल के मैदान से, लेकिन आपका क्षेत्र बिल्कुल अलग है, लेकिन आपने भी उसमें बहुत कमाल किया है, क्योंकि आपका जो जज्बा था कि लगातार लगे रहें और दूसरों के लिए काम करते रहें, एक्टिविज्म आपने की है रोड सेफ्टी को लेकर। तो ये जो आपका जज्बा, ये जो आपकी कहानी है, उसको भी आज हम सलाम करना चाहते हैं। पहली बात तो मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ, और आज ये पावन दिन जो है जिसके ऊपर आपने हमें एक बहुत बड़ा, ये तो गोल्ड मेडल और सब, मगर गोल्ड मेडल से भी ज़्यादा हम लोगों को ये है कि इन्होंने जो आज हमें इकट्ठा करके इतनी महान हस्तियों से मिलाया है, हम आपको प्रणाम करते हैं। और एनडीटीवी के तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये ज़िंदगी मुझे एनडीटीवी की दी हुई है। मैं थोड़ा सा एक रोशनी डालनी चाहूँगी कि मुझे कैंसर हो चुका था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अगर एनडीटीवी मेरा साथ नहीं देती तो मेरा घर, मेरी बच्ची की गाड़ी, वो सब बिक चुका था, मेरे बच्चे रोड पे आ गए थे। मगर इतने में ही इन्होंने हाथ बढ़ाकर मुझे, आज मैं जिंदा बैठी हूँ, और ये जज्बा मेरे में आप लोगों से आया है। और अब थोड़ा बताएं कि आप करती भी क्या हैं? मैं करती ये हूँ कि पहले मेरे छोटा मोटा, मैं पहले रोड सेफ्टी का काम करती, कि मैंने 2 एक्सीडेंट देखे थे 2002 के अंदर। तो उतना मेरे, जब मैं खोड़ा में आई थी तो उतना मेरे को नहीं वो लगा, कि मैंने कहा कोई बात नहीं, होते रहते हैं ये। मगर 2009 के अंदर सेम एक्सीडेंट हमारा हो गया। उसमें मैंने अपनी बेटी खोई। बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी जवान बेटी को खोया, जबकि 3 हम लोग जो थे, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी बेटी, तीनों उस ऑटो के अंदर, रोड एक्सीडेंट के अंदर हम लोग, एक जैसे स्टंट पिक्चरों में दिखाते हैं वो स्टंट मेरे साथ हुआ था कि एक वैगन आर बहुत तेज़ आ रही थी और बिल्कुल हम अपनी बच्ची को, बीमार को लेके दूसरे हॉस्पिटल में जाना था। थोड़ा घर में आए, हमने कहा कोई बात नहीं, टाइम है, हम लोग कपड़े ले लेते हैं, फिर दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाएंगे। मगर हमने जैसे ही अपना खोड़ा कट पड़ता था उस टाइम पर, अब तो NH9 बन गया है, बहुत अच्छा बन गया, उस टाइम बहुत छोटा सा कट था, बिल्कुल घर के पास आके हमें एक वैगन आर ने मार दिया। उसमें मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा घायल हुए, मैं हुई, मेरी बेटी जब गिरी तो उसके फेफड़े फट गए थे अंदर से। फटने के बाद कम से कम उसको हमने 9-10 महीने हॉस्पिटल में झेला। वो हमने बहुत इलाज कराया, आखिरकार मैंने अपनी बच्ची 10 में खो दी। तो वो ऐसा पॉइंट था मैडम उस टाइम पे कि गाड़ियाँ रुकती नहीं थी, और जिसने भी लेके आना है अपनी मर्जी से NH24 के ऊपर लेके आनी है गाड़ियाँ, कट मारना है, ज़बरदस्ती के कट थे वहाँ पर। मैंने एक छोटा सा कट बनाया वहाँ पर गौर ग्रीन के लिए। मैंने कहा अब आपको आराम से मैं निकालूंगी। तो कुछ लोग आए मैडम जो कि बर्दाश्त नहीं करते थे, वो नेता लोग थे, वो आके कहने लगे ये क्या कर रही हैं आप, क्या पागल हो गई हैं? मैंने हाँ मैं पागल हो गई हूँ, आप अपने घर में बैठिए, ऐसा ना हो ये डंडा आपके ऊपर पड़ जाए, चलिए जाइए। मेरे हस्बैंड से बोला, मेरा बेटा 3 व्हीलर चलाता था उन बीचों, क्योंकि घर का गुजारा करना था, मेरा बेटा 3 व्हीलर चलाता था, तो इसको भी रोक के कहने लगे अरे क्या तेरी मम्मी पागल हो गई है जो हाईवे पे डंडा लेके सुबह सुबह आ जाती है? उसने कहा भैया वो पागल हो गई है,
ठीक है आप अपने घर में जाइए। कहने लगे जी ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट करेगी। मैंने कोई बात नहीं, जब गवर्नमेंट आएगी देखी जाएगी। मैंने उस काम को करती रही, करते करते मुझे कई साल बीत गए। 2016 के अंदर मुझे खुद को कैंसर हुआ। जब मुझे कैंसर हो गया तो मुझे लगा कि अब मेरी नाव ख़त्म हो गई। जो मेरा मकसद था लोगों को बचाने का, मैडम ऐसा होता है कि जब रोड एक्सीडेंट होता है तो घर का एक मेंबर नहीं मरता, उसके 10 मेंबर मरते, और मेरे भी 10 मेंबर मरे। मेरे हस्बैंड जो थे उसी गम के अंदर जब से बेड उन्होंने पकड़ा था, अभी वो 24 में ख़त्म हो गए, क्योंकि वो बेटी को बहुत प्यार करते थे। से आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे पैरा एथलीट्स को पूरे देश भर के? देखिए, पैरा एथलीट्स को आज एक डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड की भावना रखनी चाहिए। जैसे अमित सर ने कहा कि बहुत अच्छी स्कीम्स अब आ रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि काम कंप्लीट हो गया है। ग्रास रूट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या इंक्लूसिव एजुकेशन जहाँ पे बचपन से ही दिव्यांग बच्चों को खेलने का मौका मिले, तो अभी वो नर्सरीज़ पे बहुत काम करना है। लेकिन फिर भी आज ओलंपिक से शरद कमल जी लौटे हैं, और ये वो पड़ाव है जब हम बहुत जल्द हमारी पैरालंपिक की टीम जो पेरिस 2024 में खेलने जा रही है, ये आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट है। 84 एथलीट्स जाने लगे हैं, 12 खेलों में हम जा रहे हैं। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर पेरिस 2024 मेले बहुत स्पेशल है, क्योंकि 3 महीने पहले तक उसकी तैयारी में मैं एज प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी जुड़ी रही हूँ। तो इस टीम को मैं अपनी टीम समझूंगी। टोक्यो में भी मेरा इनके साथ भागीदारी रही। इन सभी पैरा एथलीट्स को एज अ सीनियर खिलाड़ी मैं एक ही संदेश दूंगी कि आप अपना बेस्ट दें। अब इन लोगों को शामिल कर लूँ इसमें, आप लोगों के लिए बहुत सारे सवाल इनके पास भी हैं। हमारे साथ हमारे कॉलीग्स जुटे हैं, सवाल पूछते। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ अभी भी स्पोर्ट्स को काफ़ी सेकेंडरी माना जाता है। और कौन सा क्षेत्र? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, हाँ जी। और मैं मराठवाड़ा साइड से आती हूँ, तो वहाँ पे मतलब नीट जेई, बस मैं भी जब मीडिया में आ रही थी तब उन लोगों ने कहा कि मीडिया क्या, नीट जेई करो। तो स्पोर्ट्स तो और भी पिछड़ा हुआ है वहाँ पे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि स्कूल इसमें कैसे योगदान दे सकती है, क्योंकि वीकली बस 2 पीरियड्स मिलते हैं स्पोर्ट्स के, और वो 2 पीरियड्स में डू यू थिंक कि एक बच्चे की काबिलियत को हम तराश सकते हैं कि वो कौन से स्पोर्ट्स में अच्छा है, और उसको कैसे हम लोग नरिश कर सकते हैं आगे? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बचपन है, जो स्कूल टाइम है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 12 साल हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, रोज़ के 8 घंटे वो स्कूल को देता है। तो स्कूल की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे का टैलेंट निखार के उसको इस लेवल तक पहुंचा दे कि वो जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वहाँ तक पहुँचे जी। अब आप खुद सोचिए, एक टेंडर एज है जिसमें हम टेक्निक डेवलप कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि योर हैंड राइटिंग इज सेट एट ए यंगर एज। तो अगर हम बचपन से एक टैलेंट के ऊपर काम करना शुरू करें और बच्चों को एक्सपोजर दें, थोड़ा सा अटेंडेंस की रिलैक्सेशन दें, जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है उसको कम से कम ये ना हो कि आपकी अटेंडेंस कम हो रही है, तो थोड़ी सी उसकी मदद की जाए अटेंडेंस में, थोड़ी सी उसकी मदद की जाए एजुकेशन में, और उसको एक अच्छा एक्सपोजर दिया जाए स्पोर्ट्स में, ताकि वो देश का नाम रोशन कर सके। और कितना हजारों बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। अगर हर स्कूल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल ले कि हमने हर साल एक नेशनल चैंपियन या एक इंटरनेशनल एथलीट देना है। अब हाल अगर बात करें डीपीएस फरीदाबाद की, तो कम से कम 10 बच्चे आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स कर रहे हैं एट डिफरेंट गेम्स, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे वो बैडमिंटन हो। तो स्कूल का रोल आपने जैसा कि कहा कि बहुत ज़रूरी है। केवल 2 घंटे ना दें, जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है उसको एक्सपोजर दें और उसको थोड़ी सी फैसिलिटीज़ दी जाए एंड नर्चर दैट स्पोर्ट्स पर्सन। और जो ये आपका भी सवाल? मैं राजस्थान से आता हूँ और वहाँ का जो पैरालंपियंस हैं उनके बारे में तो सबको पता ही है, बहुत फेमस हैं। मुझे 2020 का एक वाक़या याद आता है। मैं जयपुर में ही था और अवनी रखेरा जब जीत के आई थी गोल्ड मेडल शूटिंग में, और क्या उनका स्वागत हुआ था वहाँ पे, और बारिश हो रही है और लोग पूरा जयपुर में जमघट उनके सामने था। उस वक्त मुझे पहली बार पता लगा कि पैरालंपिक जैसी एक कोई चीज़ है और लोग हमारे जो एथलीट्स हैं वहाँ जाकर खेलते हैं।
मैम मेरा सवाल आपसे डायरेक्ट ये है कि जो क्योंकि समाज ने जिस तरह से, मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन जिससे एक सेग्रीगेशन किया हुआ है, ठीक है, तो आप कैसे मानसिक तौर से अपने आप को मजबूत बनाते हैं इस चीज़ के लिए? क्या क्या आप उसके लिए करते हैं? मेरा तो एक ही मंत्र रहा है कि मैंने अपनी एबिलिटीज़ पे फोकस किया है बियॉन्ड डिसेबिलिटीज़। मैंने नए शरीर को नए ढंग से जीना सीखा है, अपना ही नहीं अपनी बेटी को भी उसकी दिव्यांगता में सशक्त बनाया है। और हम एक ही माँ बेटी की जोड़ी हैं पूरे संसार में जो इकट्ठे इंटरनेशनल खेलकर एक ही इवेंट से मेडल लेकर लौटी हैं। तो मेरा आप उत्तर संक्षेप में इतना ही है कि खिचड़ी जब रसोई में बनती है तो रोगी को निरोगी करती है, वही खिचड़ी मानसिक रूप में जब आप दिमाग में बनाने लग जाते हैं तो अच्छे भले निरोगी को रोगी कर देती है। इट्स माइंड ओवर बॉडी एंड हम सब ये कर सकते हैं। बहुत आपने अच्छी बात कही। और निधि, जब जब मैं परेशान होंगी मुझे इनकी बात याद आएगी बिल्कुल, कि अपनी बिल्कुल, एबिलिटीज पे फोकस करें, डिसेबिलिटी के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर हमारे साथ एक ऑडियंस है जिनकी पूरा दाढ़ी जोश- तिरंगे के रंग में है। जोश नजर आ रहा है जो इस समय होता है अमूमन। बहुत जी। मेहनत की आपने इस रंगने में भी, है ना? कहाँ से आए हैं आप? मैम वैसे मैं दिल्ली से ही हूँ जी। और अभी पिछले 2-3 महीने से मैं टीम इंडिया के साथ ट्रैवल कर रहा था। जहाँ जहाँ टीम इंडिया जा रही थी तो आई वाज फॉलोइंग दैम कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से वो जो अभी बोला था कि एक तिरंगे को अपने हाथ में पकड़ के और जो वो फीलिंग्स होती हैं, उन फीलिंग्स के लिए पीछे से हमारा मतलब सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबके साथ, मैं यूएस में भी गया, मैं बारबाडोस में भी था, आपके क्या कहते हैं वेस्ट इंडीज़ में, श्रीलंका में भी गया। अभी मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ कि जो एक थोड़ा सा अनटच्ड है, दैट इज़ आवर वुमेंस क्रिकेट टीम। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स मेहनत कर रहे हैं। मेंस क्रिकेट टीम के लिए बहुत सारे आपके क्या कहते हैं सपोर्टर्स हैं, तो उधर की साइड में मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सपोर्ट करूँ। लेकिन यहाँ जो सब लोग बैठे हुए हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर से बातें सुनी हैं सबके साथ, वो जस्ट लाइक मैं बयान नहीं कर सकता कि ये ओनली स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे, इन्होंने खाली मेडल्स नहीं लिया, इन्होंने जो ज़िंदगी की कठिनाइयों से लड़के जो वो जीत हासिल करी है ना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। बहुत बड़ी प्रेरणा है। और ये शो को ख़त्म करने के पहले मैं आप सब लोगों से ये स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप ये बातचीत देख रहे हैं, आज़ादी की बात हम कर रहे हैं, आज़ादी के उत्सव की। अमित आपसे, डोरिस आपसे और सबसे एक बहुत छोटा संदेश, आज़ादी की अहमियत और आज़ादी का मतलब आपके लिए क्या? आज़ादी सोच की, आज़ादी सपने लेने की। तो मैं यंग जनरेशन से कहूँगा कि ड्रीम बिग, ऊंचा सोचो और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए वर्क हार्ड, बिकॉज हार्ड वर्क विल बीट टैलेंट इफ टैलेंट इज नॉट वर्किंग हार्ड। तो आपका हार्ड वर्क विल नेवर गो वेस्ट। अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए वर्क हार्ड। एब्सोल्युटली, याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। 2 लफ्ज़ों की है वो और सारे लोग उसको बोल सकते हैं। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रिया, आप से कोई कुछ कहना चाहें, प्रियांश आप, या आपका कुछ संदेश? मैं कहना चाहूँगा कि कमज़ोर को कमज़ोर ना समझो और ना समझो बेकार, और जहाँ सुई काम आ जाएगी वहाँ पर क्या करेगी तलवार। क्या बात है, रहीम का दोहा बोल दिया आपने। और इसी पर शायद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं कि जितने आप सब लोग प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, हमारे जो देश के युवा हैं वो इससे सीखेंगे, प्रेरणा लेंगे और वाकई वो जो जज्बा है कि मेहनत से, परिश्रम से कुछ भी हासिल आप कर सकते हैं। तो आलस को छोड़ें और मेहनत करें। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ शामिल होने के लिए और आज़ादी का सही मतलब बताने के लिए, और इस उत्सव में आप सब ने हम सबको शामिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।